वो थोड़ी सी झिझकी और फिर मुस्कुराई। अच्छा, मुझे तुम ईशा बुलाते हो? अच्छा नाम है। असलियत में मेरा नाम प्रिया है। मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। हाँ, उसका नाम ईशा थोड़ी ना था, वो तो एक काल्पनिक नाम था। लेकिन शर्मिंदगी से ज़्यादा मैं खुशी महसूस कर रहा था। ये सच में तुम हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। ईशा। प्रिया हैरान सी हो गई जब मैंने उसको हग किया। हंसने लगी और उसने मुझे भी हग किया। फिर वो मेरे कानों में फुसफुसाई। अनिल, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, पर यहाँ नहीं। क्या हम अंदर जा सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई सपना हो। लेकिन जब हम अंदर लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए तो मैंने उसको मेरे दिमाग में जो सवाल मुझे तंग कर रहा था वो पूछा। कैसे? प्रिया बैठने तक मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वो फिक्रमंद और दुखी लगने लगी। अनिल, यही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो। वैसी कभी नहीं थी। अब मैं और कंफ्यूज्ड हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अपने नाक को कुछ देर छुआ, जैसे सोच रही हो कि कैसे बताऊं जो भी उसको बताना था। अनिल, तुम एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। मैं इसका हिस्सा तुमसे काफ़ी पहले से हूँ। एक और एक्टर भी तुमसे पहले से हिस्सा है, लेकिन मुझे भी सब डिटेल्स नहीं मालूम। मुझे पूरा यकीन है कि कोई सरकारी एजेंसी इसे चला रही है, और मुझे ये भी पता है कि वो इसमें बहुत सा पैसा और टाइम लगा रहे हैं, लेकिन किस लिए ये मुझे नहीं पता। मुझे एहसास हुआ मैंने अपनी मुट्ठियाँ बंद कर ली थी और मेरे नाखून मेरे हाथों में धंस रहे थे। ये नहीं हो सकता, ये कोई चाल थी। प्रिया बोलती चली गई। मुझे ये पता है कि वो तुम पर बहुत देर से नज़रें रखे हुए हैं। उन्होंने ऐसा दृश्य बनाया हुआ है जहाँ तुम एक रहस्यमयी नौकरी करते हो, किसी को देखते हो, और मैं जो तुम्हें फंसी हुई लगती हूँ, वो तुम्हें निर्देश देते हैं और बाकी तुम पर छोड़ देते हैं। तुम्हारे पास कुछ बटन होंगे चुनने के लिए, है ना? मेरी ज़ुबान मेरे गले में सूखी पड़ी थी। हाँ, एक लाल एक हरा बटन है। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है वो लोग ये देखना चाहते हैं कि तुम उनकी कितनी बातें मानोगे, तुम क्या चॉइसेस लोगे, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारे डर के मुताबिक। जब 6 साल पहले मैं इसका हिस्सा बनी तो मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने कभी भी मुझे डिटेल्स नहीं बताई, बस ऊपर ऊपर से बताया। लेकिन लोग बातें करते हैं, दूसरे एक्टर्स, हम कभी कुछ सुन लेते हैं या बातों बातों में पता लगा लेते हैं। वो दुख में मुस्कुराई। इस सब के कारण मुझे कुछ गलत लगने लगा। मैं बीच में बोल पड़ा, दूसरे एक्टर्स? प्रिया की आंखें चौड़ी हो गई। अरे हाँ, सॉरी, शायद उसको अभी भी अब सब सुशील बुलाते हैं। और भी लोग हैं। मैं बस उसको घूरता रहा। वैसे भी ये बस एक आम सी नौकरी थी। मैं रोज़ 6 घंटे एक बंधी लड़की की भूमिका निभाती, नकली पेंटिंग करती या टीवी देखती, वही सब बोरिंग चीज़ें। मुझसे रुका नहीं गया। मैंने फिर से बीच में बोल दिया, तुम नकली में पेंट करती हो? वो सुंदर चित्र क्या तुमने नहीं बनाए? प्रिया शर्मिंदा हो गई। नो सॉरी, मुझे पेंट करना नहीं आता, लेकिन मैं काफ़ी अच्छी गायक हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश करी। वो आगे को हुई और मेरी बाजू को छुआ। तभी तो वो हमेशा पेंटिंग्स को कैमरे से दूर रखते हैं ताकि तुम ना देख पाओ। वो पहले से ही बनी होती हैं। तुम्हें वो पेंटिंग्स बस तभी दिखाई जाती हैं जब वो लोग मुझे तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हों। वो और गहराई से बोलने लगी। इसीलिए मैंने नियम तोड़े और तुमसे संपर्क किया। मुझे चिंता होने लगी जब उन्होंने ये छिपे हुए संदेश वाली बकवास शुरू की। चिंता थी कि तुम इसको बहुत सीरियस ले लोगे, कहीं खुद को कोई चोट ना पहुंचा लो। आज रात जैसे ही तुम अपनी शिफ्ट ख़त्म करके आए, मैंने एक बंदा जो वीडियो डिपार्टमेंट में काम करता है उससे पूछा,
उसने बताया कि तुमने कैसे रिएक्ट किया था। उसने दिखाया कि कैसे तुम अभी भी अपनी गाड़ी में बैठे थे। मैं गाड़ी चलाकर तुम्हारी लोकेशन पर पहुंची। वो बेडरूम जहां मैं रहती हूँ वो शहर के बाहर है। मैंने तुम्हें गाड़ी में बैठे देखा और तुम्हारे पास आने ही वाली थी, लेकिन अपनी नौकरी गंवाने के डर से नहीं आई। इसलिए मैंने इंतज़ार किया और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ गई, ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे ये बताने में शर्म आ रही है कि मैंने कई बार वहाँ से जाने का सोचा। मैं ये नौकरी नहीं गंवाना चाहती और मैं खुद को कहने लगी कि तुम ठीक हो जाओगे 1-2 दिन तक। मैं उन लोगों को कहानी की स्टोरी बदलने को कह सकती थी जिससे तुम्हें मेरा फिक्र ना करना पड़ता। मेरी छाती में गुस्सा बढ़ रहा था। कितनी अच्छी हो तुम। प्रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। हाँ पता है, बहुत गलत किया। आई एम सो सॉरी। मैं कायर और स्वार्थी थी, लेकिन मैं भागी नहीं। और फिर मैंने सलीम को देखा कि तुम उसके साथ बात कर रहे थे। मुझे पता चल गया कि वो लोग इस नाटक को बढ़ाते ही जा रहे थे। सलीम? मैंने पूछा। हाँ सॉरी, सलीम मलिक। वो भी एक एक्टर है। ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले भी किया गया था और तब सलीम सुशील का किरदार निभाता था, लेकिन फिर उन लोगों ने सोचा कि वो इतना डरावना नहीं दिखता था, इसलिए अब वो बस सूट पहनता है और तुम जैसे किरदार करता है। तुम्हें बस पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत सा मेकअप लगाते हैं। मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। ये सब बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए। मुझे कभी गुस्सा आ रहा था, कभी शर्मिंदगी हो रही थी, कभी कन्फ्यूजन। तो जो भी सलीम ने मुझे बताया वो सब बस मुझे डराने के लिए था, मेरा रिएक्शन देखने के लिए था। उसने अपना सिर हिलाया, फिर एक चीख मारी और हाथ से अपनी नाक साफ की। हाँ मुझे माफ़ कर दो, इसलिए मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैं देख सकती थी कि तुम कितने डरे हुए थे जब वापस अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। मैंने अपनी बाजू उसके हाथों से छुटवाई। चलो शुक्रिया तुम्हारा, मुझे बता दिया, इससे पहले कि मैं पुलिस के पास जाता और वहाँ भी अपना मजाक बनवा लेता। मुझे अब उस पर घिन आ रही थी। मैं बस चाहता था कि वो मेरे घर से निकल जाए। बताने का शुक्रिया, मैंने सख्त आवाज़ में कहना चाहा, लेकिन वो दबी दबी बाहर आई। मैं सोफे से उठा और दूसरी तरफ को चेहरा कर लिया ताकि वो मुझे रोते ना देख पाए। अगर बुरा ना मानो तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अकेले, ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैंने कहा। कुछ पल बीतने के बाद उसका हाथ मेरे कंधे पे था। अनिल, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, वो लोग बहुत माहिर हैं इस काम में। तुमने बस वही किया जो तुम्हें सही समझा, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे लगा तुम मुसीबत में थी और मेरी मदद मांग रही थी, मैंने कहा। उसने मुझे अपनी तरफ घुमाया और फिर मेरी आंखों में झांक कर कहा, हाँ पता है, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि ज़्यादातर लोग मेरी मदद करने का सोचते भी नहीं। तुमने किसी अजनबी के लिए अपनी नौकरी, अपनी जान दांव पे लगा दी। मैं अपनी आंखें पूंजी और कहीं और देखा। मुझे अभी भी मैं मूर्ख लग रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये सब सच नहीं था, कि तुम ठीक हो, कि हम दोनों ठीक हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, हम सेफ हैं ना? उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ मुझे लगता है हम सेफ हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो लोगों ने इसमें बहुत पैसा लगाया है। मुझे नहीं लगता हमें वो कोई नुकसान आने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस हमें नौकरी से निकाल देंगे। मेरा चेहरा लाल होने लगा। उसकी फ़िक्र मत करो, मैं कल ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। साला वो लाल और हरा बटन कल दोनों एक साथ दबाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर मैंने प्रिया की शक्ल देखी। अनिल प्लीज़ ऐसा मत करना। मुझे नहीं लगता वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कल नौकरी छोड़ दी तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे बात की है। मुझे नहीं लगता वो हमें हमेशा ही देखते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या क्या पता लगा सकें। शायद हमारे फ़ोन्स को ट्रैक कर रहे हों, ऐसा कुछ। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ यहाँ आकर। मैं नहीं चाहती उनको कुछ पता चले। मैं उससे पीछे हटा। तुम्हें लोगों के साथ खिलवाड़ करके पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है क्या?
उसने मेरे दाएं हाथ को पकड़ा। नहीं, मैं नहीं चाहती है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक्सपेरिमेंट बहुत बदल चुका है और अब तुम्हें मिलकर मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह पाऊँगी। लेकिन 1-2 महीने और, बस थोड़ा पैसा इकट्ठे करने के लिए। अब तो तुम्हें भी राज पता है, इसलिए कोई हर्ट नहीं होगा। वो हंस पड़ी। हम नॉर्मल रहेंगे, फिर 1 महीने बाद तुम नौकरी छोड़ देना, अगले महीने मैं छोड़ दूंगी और कुछ पैसे भी बन जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? मुझे नहीं समझ आ रहा था। शायद थोड़ा शांत होने के बाद ये प्लान अच्छा लगता। उसने मेरा हाथ दबाया। और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हें और बेहतर जानना चाहती हूँ। चाहे मैं एक्टर ही हूँ, लेकिन तुमने मुझे इतने साल देखा है। ये सही रहेगा अगर मैं भी तुम्हें और जान पाऊँ। वो भी शर्मा गई। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने अपना थूक निगला और बोला, हम कितनी देर बाद दोबारा फिर मिलेंगे? प्रिया मुस्कुराई। 1-2 महीने और काम करो, जितना पैसा बनता है बनाओ, फिर नौकरी छोड़ दो। उसके 2-3 हफ्ते बाद मैं भी यही करूँगी। और फिर? वो सोच में पड़ गई और मैं देख सकता था कि वो कितनी खूबसूरत थी, चाहे वो असलियत में थोड़ी अलग ही क्यों ना थी। आज रात से 3 महीने बाद हम यहीं मिलेंगे। मैं यहाँ आ जाऊँगी और हम एक दूसरे को जान सकेंगे। हाँ सही है, मैंने भी मुस्कुरा कर बोल दिया। जब वो कुछ देर बाद चली गई, मैं दुखी भी था, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता मुक्त भी था। मैं इतना ज़्यादा थक गया था जैसे मैं कोई पुराने बल्ब की सड़ी हुई तार हूँ। मुझे कुछ टाइम अकेले बिताना था। सोचने का टाइम, ठंडे होने का टाइम, आराम करने का टाइम मुझे चाहिए था। मुझे नहीं याद मैं कब सो गया, लेकिन जब उठा तो देखा कि अलार्म 30 मिनट से बज रहा था। मैं छलांग लगाकर उठा और अपनी शिफ्ट करने को भागा। प्रिया ने कहा था कि बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना है, मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं दिखाना कि सब ठीक था। अगर मैं एकदम से फिक्र ना करने लगूँ तो उन लोगों को शक हो जाएगा। प्रिया ने जाने से पहले मुझे हग और किस भी किया था। अब वो सब याद करके एक सपना सा लगने लगा। फिर भी मैं निगरानी वाले कमरे में हल्के दिल से गया। मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि हम दोनों उन लोगों पर टोपी डाल रहे थे। वैसे भी 3 महीनों में ये सब ख़त्म हो जाएगा और मैं प्रिया को मिल सकूंगा। मॉनिटर पे मैंने देखा वो सो रही थी। मैं सोच रहा था कि शायद वो भी मेरे जैसे ही थकी हुई होगी। वो जब उठ के एक किताब पढ़ने लगी, मैं मुस्कुराने लगा और ख़ुद को रोकने की कोशिश करी। मेरे चेहरे पे चिंता दिखनी चाहिए, ना कि खुशी। मुझे ध्यान रखना था, नहीं तो प्रिया पकड़ी जाती। 1 घंटे बाद वो पेंट करने लगी। उसको देखते मैं सोच रहा था कि कितना रियल लगता था। इतना रियल कि उसके ब्रशेस पे पेंट भी लगा हुआ था और वो सच में पेंटिंग कर रही थी। मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा था। वो बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे कोई और ही इंसान हो। वो सच्ची में बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। वो अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रही थी। मेरी शिफ्ट बस ख़त्म होने को थी और मुझे प्रिया को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन हाँ, काफ़ी नींद भी आ रही थी। चेहरे पे चिंता बनाए रखे सारा दिन बहुत थकाने वाला काम था और अगले हफ्ते भी ऐसा ही थकाने वाला होगा। फिर मैंने देखा कि उसने पेंटिंग ख़त्म कर ली थी। मुझे लगा कि वो अब कुछ और करने लगेगी, लेकिन उसने पेंटिंग उठाई और सोफे पर फिर से रख दी। वो साइड पे हटी। पेंटिंग एक बड़े से पेड़ की थी। उस पेड़ की लकड़ एकदम लाल थी और उसका ट्रंक बहुत ही शाखाओं में बंटा हुआ था, हरे भरे पत्तों से लथपथ था। लेकिन प्रिया ने कहा था कि वो पेंटिंग्स पहले से ही तैयार की गई होती हैं, लेकिन फिर भी पेंटिंग कमाल की थी। और अगर तुम गौर से देखो तो कई काले पक्षी बैठे दिखते थे पेड़ की शाखाओं में। मुझे मज़ेदार लगा, लेकिन ऐसा लगा कि वो पक्षी नहीं, शब्द थे।
मेरा दिल फिर से फड़कने लगा और मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। अब तो मुझे पता था कि ये बस एक गेम है और मुझे बस अपना किरदार कुछ देर और निभाना था, लेकिन फिर भी मुझे जानना था कि वो शब्द क्या कह रहे थे। सो मैंने ध्यान से पढ़ा। वहाँ लिखा था, वो लड़की मैं नहीं हूँ। मैंने पेंटिंग से ईशा को देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी, बहुत घबराई हुई लग रही थी। ओह नो।